नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात हो कि दिल्ली में हुए धमाके को लेकर के। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास सोमवार शाम को हुए कार ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कुछ घायल हैं। पूरे दिन इस मामले को लेकर के बैठकों और जांच एजेंसियों की तरफ से छापेमारी का दौर भी चला। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को जांच सौंप दी है, मामले में जांच एजेंसियों के साथ बैठक की गई है, हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं और ये कहा है कि धमाके के दोषियों को ढूंढकर निकालेंगे और उनको सख्त सजा दी जाएगी। तो वहीं पीएम मोदी ने भी दो टूक ये कहा कि दोषी चाहे जहां भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। उधर दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट है और हरियाणा में भी पूरी तरह से हाई अलर्ट वो देखने को मिल रहा है। पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस एटीएस ने लखनऊ में छापामार कार्रवाई की। उधर हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल काम करता था, वहां पर काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ की और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही अन्य राज्यों से फरीदाबाद में जो लोग आए हैं तबलीगी समाज के, उनसे भी कड़ी पूछताछ की गई है। वहीं दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार के दो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और गुरुग्राम में भी कई लोगों से हिरासत में लेकर के जो कार से संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है। वहीं लाल किला ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच रिपोर्ट अपने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। एनआईए और फोरेंसिक के अलावा टीमें घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में किस तरह की स्थिति है। फरीदाबाद, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, हांसी, नूंह और अंबाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जांच जो है की जा रही है। वाहन चालकों को रोका जा रहा है, वाहनों को पूरी तरह से चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही आगे भेजा जा रहा है। इस तरह से पूरी तरह से अलर्ट मोड में पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर नजर आ रही हैं। पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं और विशेष रूप से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो अंतर्राज्यीय सीमाएं, उनको और भी गहनता से जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं। ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुखबीर तंवर जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं थोड़ी देर में, और कर्नल एस जे सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं और रिटायर्ड कर्नल हैं। तो उनसे भी हम इन तमाम पहलुओं पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे किस तरह की स्थिति है। लेकिन सुखबीर तंवर जी, सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं सुखबीर तंवर जी आपके पास आ रहा हूँ। किस तरह से इस पूरी घटना को आप देख रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी अभी तक भी इस पूरे वाकया को लेकर के पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि आतंकी हमला है या कोई वैसा कोई धमाका है। लेकिन जो तमाम चीजें अब तक सामने आ रही हैं, जिस तरह की जो स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठकों की बात करें, जिस तरह हाई लेवल वो मीटिंग ले रहे हैं, एनआईए को जांच सौंप दी गई है और लखनऊ से लेकर के सहारनपुर, शामली और गुजरात में भी कुछ हिस्सों पर इस तरह की जानकारी है कि वहां पर भी जांच पड़ताल चल रही है और हरियाणा का फरीदाबाद भी इसमें शामिल है। यहीं से सबसे ज्यादा विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ 2900 किलो। इस पूरे वाकया को लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? देखिए हितेंद्र जी, सर्वप्रथम इस दर्दनाक घटना में सभी मृतकों के पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि और जो इस घटना में घायल हुए हैं जी, मैं परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा कि उनको यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। इसके अलावा हितेंद्र जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सदैव राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि रही है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वप्रथम है और राजनीतिक विषय उसके बाद की बात है जी। दिल्ली कार विस्फोट राष्ट्रीय राजधानी नहीं अपितु समस्त राष्ट्र की शांति, स्थिरता और कानून व्यवस्था पर हमला है। इस समय हमें एकजुट होकर आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद और नफरती ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना है। कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार से कई प्रदेश आतंकवाद से पीड़ित रहे और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए
जिस प्रकार से एनएसजी, एसपीजी और एनआईए की स्थापना की गई, वो आज किस प्रकार से इस देश को विगत में अनेक प्रदेशों में आतंकवाद को समाप्त भी किया, ये सारे राष्ट्र ने देखा। इसके विपरीत अगर हम भारतीय जनता पार्टी के विगत शासनकाल, चाहे वाजपेयी जी का शासनकाल हो और वर्तमान में मोदी जी का शासनकाल हो, देखिए आप ख्याल करें, लाल किला हमला और राष्ट्र की अस्मिता पे संसद भवन पर हमला, उड़ी हमला, पुलवामा और पहलगाम हमला, जिस प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा पे बहुत बड़ा जो प्रश्न लगा है, वो आपसे और इस देश से छिपा हुआ नहीं। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े हमले, इनमें जो हमारे सारा का सारा खुफिया तंत्र रहा, वो खुफिया तंत्र की विफलता, इतनी बड़ी विफलता कैसे हुई और उस पर आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। जिस प्रकार से हमें याद है पुलवामा की घटना, जिस तरह से 300 किलो आरडीएक्स से वहां जवानों को उड़ाया गया था, और उसके बाद कल जिस प्रकार से फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स पकड़ा गया है जी। और ये घटना, चलो हम तो चाहेंगे कि भाई ये आतंकवादी हमला ना हो, लेकिन जिस प्रकार के साक्ष्य अभी तक सामने आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पे इस बात की तरफ संकेत है कि ये आतंकवादी हमला है। और कहीं ना कहीं समस्त जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जो राष्ट्र की राजधानी के प्रति जिम्मेदार हैं, उनकी कहीं ना कहीं विफलता का परिचय है। ठीक है, नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से। मैं एक सेकंड में 10 सेकंड में खत्म करता हूं जी। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश की सीमाएं तीन तरफ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई हैं, और जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी में चल रही है या होनी चाहिए, उसी के तर्ज पे समस्त हरियाणा प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे कहने की आज जरूरत नहीं, इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ निरंतर खिलवाड़ किया जा रहा है। आज समय आरोप का नहीं है, लेकिन जिस तरह से विगत के समय में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब कानून व्यवस्था के स्तर पे बतौर गृह मंत्री विफल रहे हैं, सारा प्रदेश उस बात का भुगतान। ठीक है, इस पर मैं नेहा धवन जी से जवाब लूंगा, लेकिन ओंकार जी भी हमारे साथ हैं इनेलो से। ओंकार जी, आप भी अपनी बात रख लीजिए इसमें। शुरुआत में आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, जो घटना घटी है और उसमें हरियाणा से उसका कनेक्शन है, चाहे वो कार की बात करें, कार पर नंबर गुरुग्राम का है, और फरीदाबाद से विस्फोटक की जानकारी जो सामने आई। ओंकार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। नेहा धवन जी, एक बड़ा दर्दनाक ये घटना जो है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, और उसका लिंक हरियाणा से, पूरे देश में जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ आप मान रही हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई कि ये आतंकी हमला है या फिर कुछ और इसके पीछे है, लेकिन साक्ष्य जो सामने आ रहे हैं, जिस तरह की जो गतिविधियां चल रही है, जिस तरह की छापेमार कार्रवाई चल रही है, और जिस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है कि फरीदाबाद से ये कार चल करके लाल किले तक पहुंची है, और आतंकी डॉक्टर उमर के उसमें मौजूद होने की जानकारी जो सामने आई है, उसको लेकर के किस तरह से देखा जाए, क्या समझा जाए, कहां चूक हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में? हितेंद्र जी, देखिए, निश्चित तौर पर ये समय जो है वो हम सब भारतवासियों के लिए और हरियाणा प्रदेश की नागरिक होने के नाते बहुत ही संवेदनशील ये विषय है, और बहुत ही दर्दनाक जो घटना हमारे सबके सामने आई है, इसके लिए निश्चित तौर पर देखिए आज मन भरा हुआ है, क्योंकि बहुत वर्षों से एक शांति पूरे देश भर में कायम थी। हम ये सोच रहे थे कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हुई नजर आ रही थी, और वो आज भी उतने ही अच्छे से काम करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस तरह के हादसे जो हैं वो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देते हैं, और आपको, मुझे और इस चैनल की डिबेट पर बैठे सभी व्यक्तियों के लिए सोचने के लिए ये विषय जरूर छोड़ देते हैं कि आखिर हम सब की जिम्मेदारी सरकार के साथ मिलकर कहां तक हमारे बीच में ऐसी कोई चूक हो गई, या सरकार जो काम कर रही है उसमें हम नागरिक होने के नाते भी क्या इसमें एक आहुति दे सकते हैं, क्या साथ निभा सकते हैं, विपक्ष होने के नाते हम किस तरह से सरकार के साथ मिलकर
देश की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के खिलाफ इस मुहिम में देश की जो प्रेजेंट सरकार है उसके साथ मिलकर चल सकते हैं, ये हम सबके लिए सोचने समझने का आज का विषय जरूर है। देखिए, इस घटना में जिन परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं जुड़ी हैं। और आज मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले मैंने ये सब बात एक नागरिक होने के नाते रखी है, क्योंकि जो मेरी अब की बात रहने वाली है उसमें मैं बहुत सारे ऐसे चिन्हित करूंगी ऐसी चीजों को जिस पर इस डिबेट को देखने और सुनने वाले जो व्यक्ति हैं उनके मन में ये प्रश्न जरूर उठेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुखबीर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मुझे तो ये उम्मीद थी कि कल शाम की इस घटना के बाद से मैंने बहुत से चैनल्स भी देखे, पता नहीं सुखबीर जी अपनी पार्टी लाइन से हटके, कांग्रेस की नीति से हटके कैसे ये बयान कर गए कि ये एक आतंकी घटना है, क्योंकि मुझे ये उम्मीद हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ताओं से भी कांग्रेस के नहीं थी कि वो इस घटना को आतंकवादी घटना मानेंगे। ये उनकी पार्टी लाइन नहीं थी। सुखबीर जी, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। आप अपनी बात अपने समय में करिएगा। सुखबीर जी, आप करिएगा ना, क्योंकि आपके दिल्ली से जो प्रवक्ता बैठ रहे हैं, नेशनल मीडिया में जो प्रवक्ता बैठ रहे हैं, वो तो इसे आतंकवादी घटना ही नहीं मान रहे हैं। आप सोशल नहीं, सरकार भी नहीं मान रही है ना नेहा जी। नेहा जी, सरकार भी कहाँ कह रही है कि आतंकी घटना है? आप सुनिए, सरकार ने स्पष्ट कहाँ किया? जी सुनिए, सुनिए मेरी बात को सुनिए। मुझे रखने का पूरा अधिकार है, मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जिसके साथ मैं यहाँ बैठी हूँ, उसको रखने का मेरा पूरा अधिकार है। सुखबीर जी, मैं आऊंगा आपके पास। हो गई आपकी क्लियर गलतफहमी, हो गई। मैंने तो धन्यवाद किया है आपका। ये अच्छी बात है सुखबीर जी कि आप देश के प्रति बहुत सचेत हैं, इसलिए आप इसे आतंकवादी घटना मान रहे हैं, और ये अच्छी बात है आपकी। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे हादसा कहता तो मैं वहीं पर आपको टोकती कि हादसा नहीं है, ये आतंकवादी घटना है। सुखबीर जी, बिल्कुल सही बात। एक बार उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप क्लियर कर लीजिएगा स्थिति को। तो सही, आपके कच्चे चिट्ठे खोलने तो अभी बाकी हैं, अभी से तिल मिला उठे हैं। अभी तो आपके कार्यकाल के यूपीए के कार्यकाल। नेहा जी, जो पुराने समय में हुआ वो भी सबको मालूम है, जो अब हो रहा है वो भी सबको मालूम है। जम्मू कश्मीर में किस तरह से पिछले दिनों में आतंकी हमले हुए हैं सबको मालूम है नेहा जी। इतने अनभिज्ञ नहीं है लोग, अनभिज्ञ नहीं है लोग नेहा जी। लेकिन ये जो दिल्ली में हुआ है, ये एक बड़ी चूक का परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें चूक नहीं है हितेंद्र जी, इसमें चूक कतई ही नहीं है हितेंद्र जी। ये घटना आज से शुरू नहीं होती है, ये घटनाएं 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यभार संभाला और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक की सभी घटनाओं के साथ देखिए क्या हुआ। हमारी सुरक्षा एजेंसी हमारे सरकार के कार्यकाल में कम से कम मैं कहूं तो हजारों की संख्या में ऐसे आतंकवादी हमलों को रोकने में कामयाब हुई हैं। फिर आप कहेंगे कि पुरानी बात मत करिए। मैं शुरुआत में पुरानी बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। 2002 की घटना को अगर मैं बताती हूं तो कुल आंकड़ा जो इनके समय में, यूपीए की सरकार के समय में, 2004 से शुरू करते हैं चलिए। 2004 में कुल आतंकवादी घटनाएं देश में 3542 हुई, 3542। 2005 में 4104, 2006 में 3607, 2007 में 3703, 2008 में 3237, 2009 में 3574, 2010 में 3575, 2011 में 2835, 2012 में 3124, 2013 में 2590 आतंकवादी घटनाएं पूरे देश में हुई। 2015 में वहीं इनका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया, कम होनी घटनाएं शुरू हो गई। 2014 में 3156 थी, वहीं 2015 में 2768, 16 में 2394, 17 में 2126, 18 में 2118, 2019 में 1786, 2020 में 1431, 2021 में 1724, 2022 में 1503, 2023 में 1578, 2024 में 1586 और 2025 में अब तक
केवल 620 ऐसी घटनाएं सामने आई। कांग्रेस के समय में पूरा देश भर जो है वो आतंक से कहरा रहा था, आतंक से डरता था। हर राज्य में, चाहे वो केरल हो, केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक और राजस्थान और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सभी प्रदेशों में आतंकवादी घटनाएं होती थी। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से पूरे देश की आतंकवादी घटनाएं सिमट गई, केवल और केवल J&K के कुछ जिलों तक सीमित रह गई। नहीं, ये तो देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ है मैडम। समस्याएं सामने नहीं ठीक है, आती हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर आऊंगा आपके पास। और भी गेस्ट है मेरे पास, और भी गेस्ट है। ठीक है, आपने पूरा आंकड़ा रख लिया, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, फिर से जवाब लूंगा। वही सवाल का जवाब मेरे अभी मुझे मिला नहीं, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। ओंकार जी, क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर के? हरियाणा में जिस तरह से 2900 किलो विस्फोटक का बरामद हुआ और दिल्ली में धमाका। हितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ओंकार जी? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी हितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरा सवाल आपसे यही था कि किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटना को, जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो फरीदाबाद से विस्फोटक का बरामद होना हो, जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं आतंकी कनेक्शन के मामले में, और जो दिल्ली में धमाका हुआ। हितेंद्र जी, ऐसी घटनाओं की सदैव निंदा करता हूं मैं, चाहे वो किसी भी सरकार में हो। इन घटनाओं की निंदा बहुत जरूरी है जी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो अपने इस घटना के अंदर जिनकी मृत्यु हो गया, उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हों। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऐसी घटना चाहे किसी भी सरकार में जाए, वो निंदनीय है और इसमें असफलता माननी चाहिए। मैं तो उस महामानव को देख रहा हूं जो 2014 से पहले पूछता था कि आतंकवादी आते कहां से जी, ये बारूद कहां से आता है। आज उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसे नेताओं से, जी, कि ये आतंकवादी कहां से आते हैं, कहां आता है ये बारूद। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की कहीं ना कहीं चूक तो है जी। और बहुत अफसोस की बात है, बीजेपी की प्रवक्ता आंकड़े देने लग गए। अरे, ऐसी घटना एक भी हो तो उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। आप इन घटनाओं की भी कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करने लग गए, शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। ये घटनाएं सदैव निंदनीय है। एजेंसियों के काम अपनी को जिम्मेवारी स्वीकार करो। नेहा धवन जी, नेहा धवन जी, नेहा धवन जी, नेहा धवन जी, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, आपने अपनी बात रखी। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, आपने अपनी बात रखी, अभी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए एक बात, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। नेहा धवन जी, आप ऐसे पक्के दिल कैसे नेहा धवन जी, सुरक्षा एजेंसियों की नेहा धवन जी, उस वक्त तारीफ भी हो रही थी देश की सुरक्षा एजेंसियों की, फरीदाबाद पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, उस वक्त तारीफ भी हो रही थी जब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। हालांकि सवाल उसमें भी था, सवाल उसमें भी था कि 2900 किलो विस्फोटक सामग्री पहुंच कैसे गई फरीदाबाद में, लेकिन उसके बावजूद भी तारीफ हो रही थी। अभी नेहा जी, मैं आऊंगा आपके पास। नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगा। चर्चा को चलने दीजिए, चर्चा को चलने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। जी, ओंकार जी। हितेंद्र जी, बहुत अफसोस की बात है, जब मेरी बहन बोल रही थी, हम में से किसी ने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जब दूसरा कोई साथी अपनी आवाज रखना चाहता है तो बोलने तो दीजिए उसको। देखिए, ऐसी घटना कहीं भी हो, किसी भी सरकार में हो, उसकी सदैव निंदा की जाती है और देखा जाता है कि इन घटनाओं के पीछे कारण क्या था। आप देखिए, 2900 किलो विस्फोटक कोई छोटी चीज है जी। वो आया कैसे यहाँ पे? पकड़ लिया आपने, बहुत तारीफ है आपकी। आया कहां से, कैसे आया? और 300 किलो आरडीएक्स से इतनी बड़ी घटना हो गई थी पुलवामा की। 2900 किलो आरडीएक्स से कितना बड़ा काम हो सकता है? आरडीएक्स नहीं था, अफसोस की बात है, आरडीएक्स हम नहीं था। इस घटनाओं की भी आंकड़ों से तुलना करने लग जाते हैं। जी, चलिए, ऐसा हितेंद्र जी, हम आज की घटनाओं की भी आंकड़ों से तुलना करने लगे। जनता क्या सोच रही होगी, क्या बता रही है ये बीजेपी के प्रवक्ता?
कि 2004 में इतनी घटनाएं हुई, 5 में चलिए इतनी। ठीक है, ठीक है। कर्नल एस जे सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम तो लगातार। कहते हैं घटनाएं जीरो होनी चाहिए। ठीक है, सही बात है, जीरो होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन कर्नल एस जे लेकिन सिंह ये बहुत रक्षा अफसोस विशेषज्ञ की हैं, बात वो है। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी घटनाओं कर्नल की साहब, निंदा किस करनी तरह से चाहिए। देखा जाए इस कई मामले समय- को? मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि आतंकी हमला है या फिर कुछ और इसके पीछे वजह है। हालांकि शुरुआती जांच रिपोर्ट भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। असल में क्या है जी अभी ऐसा डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला है एजेंसियों ने जी। परंतु जो ये हमारी जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसके अंदर जैश पाकिस्तान का कनेक्शन बहुत क्लियर आया है, क्योंकि डॉक्टर उमर, ये मुजम्मिल और जो शाहीन, ये तीनों का जो शाहीन तो उनकी अपनी लेडी वेमेन की हेल्थ सेल वहां से है, इनका जैश के साथ कनेक्शन आ रहा है इनका। जी ये डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, इनका डॉक्टर, ये इनका गैस के साथ बहुत एकदम करेक्ट कनेक्शन आ रहा है, परंतु अभी तक वो ओपनली बोल पाए पर कई जगह पर होम मिनिस्ट्री और ऐसे बोल रहे हैं कि ये इनका कनेक्शन है। एंड देन पाकिस्तान के तो लोग बड़े परेशान हो रखे हैं कि ये कनेक्शन मिल गया तो अगला एक्शन जो है हमारे साथ बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो ये इनका डेफिनेटली कनेक्शन है, अदरवाइज गैस के बिना और ऐसी असंख्य जितनी है उनके बिना जो है नॉट पॉसिबल इतनी लंबी चीज कर पाए हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये बहुत जमाने से चल रहा है। अगर आप देखें या आप ये जो मीडिया रिपोर्ट में अदरवाइज ऑल्सो 2013 में जो है ये आपकी जो है ये डॉक्टर लेडी डॉक्टर जो है शाहीन, डॉक्टर शाहीन 2013 में, हाँ 2013 में कानपुर से गायब हो गई थी। इसका मतलब है उस समय भी ये इस काम में लगे हुए थे और इनको ढूंढते रहे, तो इनको जो जिस कॉलेज में पढ़ा रही थी इस कॉलेज में इनका नाम काट दिया वहां से, कहा नहीं कुछ पता नहीं होता किसी को। तो ये जो है ये बहुत टाइम से, मतलब ये आप सोचिए 14 साल के बाद ये घटना अभी घटी है। इसका मतलब ये है ये लोग जो है तैयारी कर रहे थे और सब लोगों को साथ में मिला रहे थे एंड दे वांटेड व्हाइट कॉलर पीपल टू बी पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल बॉम्ब काम था, जो सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसमें डाला जाए। तो तकरीबन सारे डॉक्टर कश्मीर से लेके या हमारे कानपुर, लखनऊ और देश जिधर के अंदर है, अभी तो काफी रिपोर्ट आप लोग निकालेंगे, तो यहाँ इनका काफी तगड़ा कनेक्शन सारे डॉक्टरों में विद्रोह होता है, डॉक्टर है। और अब सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि उसी लैब के अंदर, उसी कॉलेज के अंदर, ये जो आपका बड़ा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही ये लोग ये केमिकल भी तैयार कर रहे थे। इसका मतलब है ये सारी की सारी, तो अभी वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश करी, वो बात नहीं कर रहे हैं। और ये सारे के सारे एट वन स्टेज दे वर ऑल इन्वॉल्व हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर धमाके करने के लिए लोग तैयार हो रहे थे। बहुत जमाने से इनको मौका अभी मिला और इनका पक्का कनेक्शन इसके पास है। थोड़े समय के बाद में हमारी जो एजेंसी है वो उनको इसका पूरा 100% वो मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और ये इनके कनेक्शन तो गैस के साथ मिल रहे हैं। ठीक है। नेहा जी, अगर बात की जाए इस हादसे को लेकर के, इस धमाके को लेकर के, क्यों ना सकारात्मक तरीके से इसमें एक पहल की जाए, सोचा जाए यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कुछ तो जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा एजेंसियों की भी और सरकार की भी, जिस तरह से ये बड़ा धमाका हुआ है और अभी तक इस मामले में ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि आतंकी हमला है भी या नहीं है, जबकि आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, आतंकियों से कनेक्शन उन लोगों के हैं जो इस कार में मौजूद था, उसका भी कनेक्शन बताया जा रहा है। हितेंद्र जी, देखिए, जब तक जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो बाहर निकलकर मीडिया के सामने और पब्लिकली चीजें ओपन नहीं करते, तब तक ऑफिशियली आपको, मुझे, आई थिंक कुछ भी यहाँ बैठकर एक स्टेटमेंट पास नहीं करना। एडवोकेट होने के नाते सुखबीर जी भी ये बात समझ सकते हैं जी। हम अनुमान पर ही बात कर सकते हैं। देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जांच की अभी जो चीजें सामने आई हैं उनको देखते हुए, जिस तरह से जो ये हुई है, उस जिस तरह से एक्ट किया गया है, वो सब हमें इशारा कर रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। देखिए, बहुत टाइम से आपने देखा, पिछले कुछ दिनों की अगर क्रोनोलॉजी की मैं बात करूं
तो जल्दी से अपनी बात पूरी कई कीजिए। आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर से पकड़े गए, गुजरात से पकड़े गए, लखनऊ से पकड़े गए, बिल्कुल। फरीदाबाद से भी हमने आतंकियों को पकड़ा। अब सुरक्षा एजेंसी तो मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि 9 अक्टूबर से ये सिलसिला कुछ शुरू होता है और आपस में इनका क्या कनेक्शन है उसको मेंटेन करने में सुरक्षा एजेंसीज अपना तहकीकात कर रहे हैं, और जितना समय मुझे लगता है तहकीकात करने में वो लगाएंगे उतना ही वो इस समस्या के मूल तक, इस घटना के ठीक है सुखबीर जी, आखिरी कमेंट सर। देखिए हितेंद्र जी मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में ये कहा था कि हम भी ये चाहते हैं कि अंतिम तौर पे आतंकवादी हमला साबित ना हो, जी लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि विगत 24 घंटे से ज्यादा का समय होने के बावजूद भी जो सरकार है वो ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि आतंकवादी हमला है या कोई अन्यथा घटना है। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सुरक्षा बल, ये कहीं ना कहीं सबकी एक सामूहिक विफलता प्रतीत होती है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी छद्म अवधारणा प्रस्तुत करने का काम करती है, शायद ये भूल रही है। नेहा जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। नेहा जी, चर्चा में लास्ट कमेंट आपसे लूंगा, ठीक है? नेहा जी, ये कौन सा आंकलन है? नेहा जी, 24 घंटे में इसका जवाब नेहा जी, क्या ठीक आंकलन है, अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है। नेहा जी, मैं अंत में जरूर आपके पास आऊंगा, सबका जवाब दे दीजिएगा। ओंकार जी, आखिरी कमेंट सर। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं जी कि ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, इनके शासनकाल में कितनी घटनाएं हो रही हैं, ये इनको इग्नोर कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई घटना होती है तो इग्नोर नहीं कर रही, वो तो खुद मान रही है कि इस साल भी 620 घटनाएं हो चुकी हैं। वही पुरानी घटनाएं उसी स्टेटमेंट देते हैं। नहीं ओंकार जी, वो तो कह रही हैं अभी भी इस साल भी 620 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं देश में। जवाब देते हैं कि किस, देखिए हितेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं जी कि ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। और एक ही बयान इन नेताओं का आता है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो हमें भी पता है, वो तो बख्शा जाएगा ही नहीं जी। लेकिन ऐसी कोशिश क्यों नहीं हुई कि ये घटनाएं हो ठीक ना है, पाए? ऐसी कोशिश क्यों नहीं हो रही कि ये घटनाएं ना हो? कर्नल एसजे सिंह जी, कर्नल साहब, ये स्वीकार नहीं करेगी। पहले के लिए हम लोग जो आपस में अपने पॉइंट रख सकते हैं जो मर्जी, परंतु एज ए रक्षा विशेषज्ञ मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, इतना बड़ा एक्सप्लोजिव, इतना बड़ी चाल, उसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने देर से पकड़ा या जैसे भी करी थी। अगर ये इसे नहीं पकड़ते तो हमारे देश के अंदर बहुत बिल्कुल सीरियल ब्लास्ट हो सकते थे। एक बार फिर से पूरे देश को ही दहलाने की साजिश थी कहीं ना कहीं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में एक धमाका वो कर पाए हैं। कहीं ना कहीं बौखलाहट का परिणाम इसे समझा जा सकता है। लेकिन नेहा धवन जी, अगर ये आतंकी वारदात है तो क्या इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, जिस तरह की बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल साहब भी बैठे हैं जी। जी चलिए, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। नेहा जी, माफी चाहूंगा अंत में, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से धमाका हुआ है उसको लेकर के लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अभी भी इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि क्या ये कोई आतंकी वारदात थी या फिर कोई वैसे ही हादसा हुआ है। लेकिन लगातार जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से छापेमारी चल रही है, चाहे वो लखनऊ की बात करें, सहारनपुर और फरीदाबाद में जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं और छापेमारी चल रही है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। अभी देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ परतें निकल करके खुल करके सामने आती हैं, क्या कुछ और इस मामले में निकल करके सामने आता है। इस बात के लिए अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।